जी हाँ, मैं लोन डिफॉल्टर हूं। एनबीएफसी की नज़रों में, बैंक की नज़रों में, रिकवरी एजेंट की नज़रों में, आर्बिट्रेटर की नज़रों में मैं खटकता हूं। लेकिन क्या मैं ऐसे ही लोन डिफॉल्टर बन गया? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं लोन के दलदल में धंसता चला गया और आज मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी क्षमताएं सब कुछ प्रभावित है। आज इसी मुद्दे पर मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूं कि मैं लोन डिफॉल्टर बना, इसमें मेरी ही गलती है क्या? क्या सारी गलतियां सिर्फ और सिर्फ मेरी है कि आज मुझे एक नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है? साथियों, मैं लोन डिफॉल्टर नहीं था। माना कि बुनियादी जरूरतों के चलते हर व्यक्ति लोन लेता है। मैं भी अपने परिवार के अंदर खुश था, बस कुछ आगे बढ़ने की चाहत, और उस आगे बढ़ने की चाहत ने मुझे धन की जरूरत थी और उसी धन की जरूरतों के लिए मैंने एक लोन लिया, मैंने दूसरा लोन लिया। मैं इन दो लोन के साथ बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अचानक ही एक ऐसा कोहराम पूरे देश में आया, पूरे विश्व में आया, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। जब कोविड-19 के चलते सरकार नहीं संभल पाई तो मेरा वजूद क्या है? कोविड-19 में लगातार मेरा बिजनेस बंद रहा, मेरी नौकरी प्रभावित रही, मुझे जहां से वेतन मिलता था वो आधा हो गया। इस दौरान होने वाले खर्चे बिल्कुल भी नहीं रुके। मेरी तरह कई लोग बेरोजगार हो गए और एक एक रुपए, एक एक पाई के लिए परेशान हुए। लेकिन मेरा सिविल स्कोर अच्छा था और इस सिविल स्कोर को देखते हुए कई कंपनियां मुझे फोन करती, टेलीकॉलर के फोन आते और इतने प्यार से और इतनी मीठी भाषा में कहा जाता कि सर, आपके नाम पर प्री अप्रूव्ड लोन स्वीकृत हुआ है, आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है, बिना जीरो डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपका लोन स्वीकार हुआ है। मन में था कि अब मैं अपने बिजनेस को एक नए तरीके से उठा पाऊंगा। मैंने लोन लिया और मैंने अपने बिजनेस को रनअप करना शुरू किया, लेकिन कुछ और विषम परिस्थितियां हुई। कभी शेयर बाजार के कारण, कभी पारिवारिक बीमारियों के कारण, कभी घर में बुजुर्ग माता पिता के कारण, या मेरी दुर्घटना के कारण मेरा लोन मुझसे डिफॉल्ट हुआ या डिफॉल्ट होने वाला था। तो मैंने सोचा कि मेरा सिविल स्कोर बिगड़ जाएगा। एक बार मेरी तबीयत खराब हो जाए मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा सिविल स्कोर खराब हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सोचा कि 6 महीने बाद, साल भर बाद मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाऊंगा। और यही सोचते सोचते मैंने एक और लोन ले लिया, क्योंकि मेरे सिविल स्कोर को देखते हुए एनबीएफसी कंपनियां मुझे लोन पर लोन ऑफर करती रही और मैं एक लोन लेकर दूसरा लोन चुकाता रहा, दूसरा लोन लेकर तीसरा लोन चुकाता रहा। जब मुझे ये एहसास हुआ कि होते होते मेरे 6-7 लोन हो गए हैं और हर महीने की ईएमआई मेरी बढ़ती जा रही है और मेरी आमदनी से ज़्यादा मेरी मासिक किस्तें हो चुकी है, ऐसी स्थिति में मैंने 1 महीना लोन का डिफॉल्ट क्या किया, मुझे रिकवरी कॉल वालों ने परेशान करके रख दिया। सुबह, दोपहर, शाम, रात मुझे फ़ोन पे फ़ोन करने लगे। मेरे पास क्या विकल्प था? मैंने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना शुरू कर दिया। मैं क्रेडिट कार्ड को रोटेशन करने लगा, मैं रिश्तेदारों से मांगकर पेमेंट मैनेज करने लगा। मन में सिर्फ एक ही डर था कि रिकवरी एजेंट मेरे घर ना आ जाए और रिकवरी एजेंट मेरे घर पर आकर मुझे परेशान न करने लग जाए।
मेरे परिवार वालों को मालूम पड़ेगा, मेरे समाजजनों को मालूम पड़ेगा कि मैं इतने लोन के दलदल में धंस चुका हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मेरे घर की दहलीज पर कोई कदम न रखे, कोई परेशान न करे, मेरे परिवार वालों को एहसास न हो और समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा बनी रहे, यही सोच सोचकर मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा। लोन जब सर पे हद से ज्यादा गुजरने लगे तो मैंने एक पल विचार लाया कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं फांसी का फंदा लगाने ही वाला था कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा नजर आया, अपनी पत्नी का अक्ष नजर आया और साथ ही बुजुर्ग माता पिता नजर आए। किसी तरह मैंने हिम्मत की और मैंने अपने आप को इस चीज से बचाया। समझ नहीं पा रहा था मैं करूं तो क्या करूं। मन में डर था, ढेरों प्रकार की कानूनी कार्रवाई का, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट का, आर्बिट्रेशन का और भी बहुत सारे तनाव। लेकिन तनावों में किसी तरह मैं चाहता था कि मेरा सॉल्यूशन हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कदम उठाऊं। कानून की किताबों में भी तलाशा, मुझे कोई ऐसा विकल्प नहीं मिला कि मैं इस लोन से कैसे बाहर निकल पाऊं। सच तो यह है कि मैं कभी सिंगल एक ईएमआई डिफॉल्ट नहीं करना चाहता था। मैं जेन्युइन डिफॉल्टर हूं। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते मैं लोन पे नहीं कर पाया। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी दलदल में धंसते हैं तो वहां से निकालने के लिए हम बहुत सारे हाथ पांव मारते हैं। उसी तरह मैं हाथ पांव मारता रहा, लेकिन जितने हाथ पांव मारता रहा उतना मैं अंदर धंसता गया। मैंने सोचा मेरा ये बिजनेस फ्लॉप हुआ, मैं कुछ नया करूंगा। कुछ नया करने गया और उसमें फेल हुआ। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही मेरे साथ होता गया। जब हमारे सामने परिस्थितियां बुरी हो तब हमारे निर्णय भी हमारे खिलाफ ही जाते हैं, और यही मेरे साथ होता रहा। मालूम ही नहीं पड़ा कि कब 5 लोन हो गए, कब 7 लोन हो गए, कब 10 लोन हो गए। मन में गलत गलत विचार आने लगे। कभी आत्महत्या का ख्याल आया तो कभी ख्याल आया कि घर छोड़ के चला जाऊं। मात्र मैंने 1 महीना लोन की ईएमआई पे नहीं की। जो कंपनियां मुझे वैल्यूएबल क्लाइंट कहती थी, वैल्यूएबल कस्टमर कहती थी, उनकी बातचीत करने का ढर्रा बदल गया। वो फोन पर मुझसे तुतड़ाक बात करने लगे। मेरे घर पर रिकवरी एजेंट आने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ऐसे स्थिति में मैं करूं क्या। मुझे आर्बिट्रेशन के नोटिस आने लगे, सेक्शन 25 के नोटिस आने लगे, और ये सारे नोटिस वहां आने लगे जिस शहर का मैंने सिर्फ नाम सुना था, कभी वहां कदम भी नहीं रखा, जो मुझसे 1000 किलोमीटर दूर है। मैंने बहुत सुना कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। फिर यकीन मानो साथियों कि मैं अंदर ही अंदर जब रात को सोता तो मुझे नींद नहीं आती। मैं तनाव में रहने लगा था। मुझे न खाना खाया जा रहा था, न पानी पिया जा रहा था। घर में अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति मेरी केवल आर्थिक जिम्मेदारियां नहीं थी, अभी तो कुछ भावनात्मक जिम्मेदारियां भी थी। लेकिन मैं उनसे ढंग से बात तक नहीं कर पा रहा था। मेरा उखड़ा हुआ रूप उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। और जैसे ही मैं कर्ज के दलदल में धंसा तो जो दोस्त मेरे साथ बैठकर मुझसे पार्टी किया करते थे, जो संगी साथी हर समय मेरे साथ हुआ करते थे और मेरे पैसों से उनके खर्चे चला करते थे, उन्होंने भी अपना मुख मोड़ लिया। बिजनेस रसातल में चला गया, नौकरी मेरे हाथ से चली गई, रोजगार मेरे हाथ से छीन गया। लाखों रुपए के लोन के दलदल में धंसकर हर महीने 10 से 15 ईएमआई मेरी डिफॉल्ट होने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने लगा। पहले ही महीने रिकवरी एजेंट मेरे घर पर आने लगे और घर की दहलीज पर आकर मुझसे अवैध वसूली करने लगे। न उनके पास डीआरए लाइसेंस, न मेरा होम विजिट लेटर, न कोई अथॉरिटी लेटर, न उनका पहचान पत्र। फिर भी मुझे ऊंची आवाज में मुझसे कम उम्र वाले मुझे कहने लगे कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने लोन कैसे लिया, तुम्हें हमारी बैंक का लोन, हमारी एनबीएफसी का लोन भरना पड़ेगा। मैं तब तक तुम्हारे घर में बैठूंगा जब तक कि तुम मुझे मेरी राशि की ईएमआई नहीं भर देते। रिकवरी एजेंट ने मुझे कहा कि सिर्फ 1 महीने की ईएमआई भर दो, बाकी हम संभाल लेंगे, तुम्हारे लोन का सेटलमेंट करवा देंगे।
मैं किस मुंह से उनको कहूं कि मैं सेटलमेंट करने की भी परिस्थिति में नहीं हूं, लेकिन फिर भी रिकवरी एजेंट इस बात पर कि वो सेटलमेंट करवा देगा और 1 महीने की किस्त लेकर चला गया और उसके बाद कभी घूम के नहीं आया, और आज फ़ोन करता हूं तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। साथियों, आप यदि लोन डिफ़ॉल्ट के दलदल में धंसे हो तो आप जानते हो कितनी हरेसमेंट फ़ोन आती है, रिकवरी एजेंट किस तरीके से आते हैं। मेरे ऑफिस आ गए, मेरे कलीग को फ़ोन करने लगे, मेरे बॉस को फ़ोन करने लगे और मेरे बारे में उल-जलूल बातें करने लगे। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे धमकाने लगे कि तुम्हारी सैलरी अटैच करा देंगे और तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। साथियों, मैं गिरफ्तारी से बहुत डरता हूँ। मैंने सुना है लोग जेल चले जाते हैं। इन्हीं तनावों के अंदर मैं दिन ब दिन घुटने लगा। अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां थी उनसे मुंह मोड़ने लगा। यकीन मान के चले कि जो मेरा चमकता नूर चेहरा था ना, वो आज काला पड़ चुका है। जो 2 टाइम खाना खाता था मैं, लंच लिया करता था मैं, समय पर नाश्ता किया करता था, मैं भूल चुका हूँ कि आज़ादी क्या होती है। हर वक्त दिमाग में एक तनाव रहता है कि अभी कोई फ़ोन नहीं आ जाए, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं YouTube पर वीडियो देखने लगा, Facebook पर भी वीडियो देखने लगा, और इन्हीं वीडियो के दौरान मुझे एडवोकेट नरेंद्र जोशी की एक वीडियो नज़र आई जिसमें लिखा था कि लोन की पहली EMI से लोन डिफ़ॉल्ट तक का सॉल्यूशन। उस वीडियो को सुना मैंने, उस वीडियो को पूरा सुना तो मानो मुझे नया जीवन दान मिल गया। उस वीडियो के अंदर जो बातें कही थी उन बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया कि मैं कितना गलत था। मैं लोन के दलदल में धंसता जा रहा था सिर्फ इसीलिए कि परिवार को पता न चले, समाज को पता न चले, मेरे माता पिता को पता न चले। मैं रिकवरी एजेंट से डरता था और इसी डर के कारण जो मेरा 10 लाख का लोन था आज 70 लाख का लोन हो चुका है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी के उस वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने कहा था कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि आप प्रायर नोटिस बना सकते हो, आप लोन का डिफॉल्ट कर चुके हो तो भी, और लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो भी, आप भविष्य में लोन नहीं भर सकते हो तो भी आप कंपनी को प्रायर नोटिस भेज सकते हो और इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट बना सकते हो। जब रिकवरी एजेंट आपके घर पे आकर आपको डराएगा, धमकाएगा, तो आप उसको वो इंटीमेशन लेटर साइन करने के लिए दे सकते हो। जब फोन पे कोई रिकवरी एजेंट आपको डराएगा, धमकाएगा कि तुम्हारे घर पे आ रहा हूं, तो आप लोन रिकवरी एजेंट नोटिस उनके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। उन्होंने बताया कि यदि आपके खिलाफ सेक्शन 25 की कार्रवाई हो तो आप सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब भी दे सकते हो, और BNSS की धारा 226 के अंतर्गत आप उस परिवाद को खारिज भी करवा सकते हो। जब कोई 316, 318 को कोई कंपनी नोटिस देगी तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के आधार पर आप इस चीज को साबित कर सकते हो कि लोन डिफॉल्ट यदि किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण हुआ है तो यह अपराध नहीं है। जब कंपनी का आर्बिट्रेटर एक पक्षीय कार्रवाई करेगा तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आप मैटर में डील कर सकते हो। मैं उनके वीडियो से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन मन में तनाव था, दिमाग में एक नई सोच थी कि यदि मैं उनसे संपर्क करूंगा न जाने कितने हजारों रुपए की वो फीस करेंगे। साथियों, मेरे कुल 70 लाख के लोन है, लेकिन 15 लोन है। जब मैंने उनसे संपर्क किया, मैंने उनसे फ़ोन कॉल बुक करके बात की, तो बाद में जब मैंने उनको कहा कि सर मेरे टोटली 15 लोन है और मैं 70 लाख के दलदल में धंस चुका हूँ, यकीन मान के चलना साथियों, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कोई व्यक्ति इतनी लंबी बात कैसे कर सकता है। उन्होंने मुझे एक फॉर्मेट चार्ट तैयार करने को कहा और उस फॉर्मेट चार्ट के आधार पर उन्होंने 10 नए सवाल पूछे। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने पूछा कि आप काम क्या करते हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बैंक अकाउंट है, कहाँ कहाँ चेक दे रखे हैं, कब से डिफॉल्ट है, आपके पास चल संपत्ति कौन सी, अचल संपत्ति कौन सी है, और एक गजब का सवाल पूछा, वो ये पूछा कि आप चाहते क्या हो।
उन्होंने सिर्फ बड़ी तल्लीनता से मेरी बातों को सुना, मेरी गंभीर बातों को सुना, और उस चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे खुद को मालूम नहीं कि मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, और उन्होंने कैलकुलेशन करके मुझे कैलकुलेशन बता दी। आप यकीन मान के चलना साथियों, उन्होंने मुझे ये बताया कि आप किस कंपनी का सेटलमेंट कितनी राशि में होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन सी कंपनी जल्दी सेटलमेंट करेगी और कौन सी कंपनी लेट सेटलमेंट करेगी। और जब मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है, तो उन्होंने जो ट्रिक बताई ना साथियों, मैं सुन के ही धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया कि फाइनेंशियल मैटर पे किसी एक व्यक्ति की ऐसी पकड़ कैसे। जब मालूम पड़ा कि वकालत के साथ व्यक्ति की एजुकेशन साइबर लॉ के अंदर भी है, व्यक्ति की एजुकेशन बैंकिंग एंड लॉ के अंदर भी है, व्यक्ति की एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स पर भी है, व्यक्ति की एजुकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी है, तो मुझे यकीन हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो वकील तो है लेकिन वकील के साथ साइबर लॉ का नॉलेज रखता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नॉलेज रखता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का नॉलेज रखता है, जो ह्यूमन रिसोर्स का नॉलेज रखता है, और जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ का नॉलेज रखता है, वह यकीनन इन सारी बातों का अंदर मास्टर है। और उनकी सारी बातों से मुझे ये प्रमाणित हो गया कि यह व्यक्ति है जो मुझे अच्छी सलाह दे सकता है। मैंने उनसे पूछा कि सर, सेटलमेंट तक आप मुझसे क्या फीस लेंगे और कितना परसेंटेज मुझे आपको देना पड़ेगा। यकीन मान के चलना साथियों, मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया क्योंकि उन्होंने मुझे क्या कहा, यदि आप फीस की बात तो पूछो ही मत। 15 लोन है, हर लोन के अंदर 7 प्रकार के नोटिस जाते हैं। 15 6 90, 15 7 105। यदि आप सारे नोटिस किसी एडवोकेट से तैयार कराओगे तो आपको कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। केवल 399 रुपये की मेंबरशिप है। YouTube चैनल पे जाना है, ज्वाइन करना है, लेकिन कॉल बुकिंग सुविधा नहीं मिलेगी। आप अपने सारे काम खुद कर सकते हो, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। और यदि आप स्टार कॉल बुकिंग के अंदर शामिल हैं तो आपके सारे नोटिसेस के ड्राफ्ट कैसे बनेंगे वो हमारे द्वारा आपको टोटली गाइड किया जाएगा। आपको जिंदगी में एक मैटर टाइप नहीं करना है, इतनी बड़े कॉन्फिडेंस कि आपके 100 नोटिस हो, 150 नोटिस हो, आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका 1 रुपया अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। मैं तो सोच भी नहीं पाया कि जहां तमाम YouTube पर ये बातें कही जाती है कि जब भी कोई नोटिस आएगा तो हम जवाब तैयार करके देंगे। मैंने उनसे पूछा कि सर, मैं जवाब दूंगा और आप जवाब देंगे तो उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होगा कि वकील के जवाब का वजन होता है। हंसते हुए उन्होंने कहा कि वकील के जवाब का वजन ये होता है कि वकील जवाब देगा तो उस जवाब का रिप्लाई वकील के पास आएगा, और वकील बिजी है, उसने आपसे फीस तय कर ली है एक बार, वो हर सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझेगा और वो अपने टेबल पे रख भी सकता है। लेकिन जब आप खुद कार्रवाई करोगे ना, मुझे उन्होंने 12 प्रकार के लाभ बताए और वो कह रहे हैं कि 12 के 12 प्रकार के खुद के नाम से भेजने के लाभ क्या है वो मैं चैनल पे बता चुका हूँ, जाके देख लेना। और उन्होंने तो एक इतनी बड़ी बात बताई कि मुझे तो जानकारी नहीं। उन्होंने बताया कि आर्बिट्रेशन मैटर में जब हियरिंग होती है तो वहाँ वकील के नाम से नोटिस नहीं जाता है, वहाँ खुद के नाम से जवाब देना पड़ता है, और किसी हियरिंग को अटेंड करने की जरूरत नहीं है यदि आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है। और उन्हें प्रायर नोटिस का तो वो फार्मूला बताया, यकीन मानो साथियों कि सारे तनाव खत्म हो गए। मैं पिछले 2 महीने से उनसे जुड़ा हूं। उनसे जुड़ने के बाद मुझे आर्बिट्रेशन के नोटिस आए, पहला नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया, तीसरा नोटिस आया, चौथा नोटिस आया। जब भी मैंने उनको फोन किया, उनके स्वर में कभी झुंझलाहट नहीं थी। 1 या 2 बार हो सकता है कि उन्होंने कहा मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हर शाम जब भी मैं फोन लगाता हूं बात होती है। मैं कोई भी नोटिस उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेजता हूं ना, तो वो जब भी मुझे फोन करते हैं या मैं उनको फोन करता हूं तो वो सीधा सा व्हाट्सएप ऑन करके कहते हैं अच्छा ये नोटिस है, कोई चिंता मत करो। जब मैं बहुत बड़ा तनाव में था, अपने माता पिता के साथ बैठा था, माता पिता बहुत सारा तनाव ले रहे थे, अब क्या हो जाएगा,
मुझे फ़ोन आया था पुलिस थाने से और कहा था गिरफ्तारी वारंट है तो उनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। जब मैं परिवार के साथ बैठा था तो मेरे पापा ने पूछा कि साहब अब क्या होगा, तो उनका एक ही शब्द था, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जब उन्होंने कहा मैं हूं ना, तो यकीन मानना साथियों, मेरे पांव जो कांप रहे थे उनमें स्ट्रांगनेस मिल गई। उन्होंने जो इंटीमेशन लेटर बनाया, मैंने उनका इस्तेमाल किया। यकीन मान के चलना साथियों कि किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं हुई कि उस कागज पे साइन करके बताए। उनके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जब वो लाइव करते हैं ना, तो वो लोग जिस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग पर बात करते हैं ना और वो अपनी चैनल पे डालते हैं, उनसे हमें एक हिम्मत और एक ढांढस मिली है। मेरे टोटल 15 लोन थे। 2 महीने में उनकी सलाह से मैं 6 लोन निपटा चुका हूं, और वो भी मामूली सेटलमेंट अमाउंट 15 से 25% के बीच में। इससे पहले मैंने एक सेटलमेंट एजेंसी को हायर किया था। उस सेटलमेंट एजेंसी की बेवकूफियां देखो कि उन्होंने पहला नोटिस ही सेटलमेंट का भेज दिया। मेरे मिलने की जगह तय कर दी कि इस दिन को आप इस तारीख को मुझे इस जगह मिल सकते हो। 6 रिकवरी एजेंट आते थे, मुझे तल के खा जाते थे, और मैंने नोटिस भेज दिए थे सेटलमेंट के। मेरे पैरों पे मैंने कुल्हाड़ी मारी, और सबसे बड़ी बात क्या उनकी मालूम है? हर महीने ईएमआई दो उनको, सेटलमेंट का परसेंटेज मांगते हैं और कहते हैं कि हम 40% तक पे 30 से लेकर 40% तक हम सेटलमेंट कराते हैं। धन्य हो एडवोकेट नरेंद्र जोशी का, जिन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं लोन डिफॉल्टर हूं, दुनिया की नजरों में मैं अपराधी हूं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जब मैं खड़ा होता हूं तो खुद को अर्जुन के रूप में पाता हूं, और उनको श्री कृष्ण के रूप में सारथी पाता हूं। वो दिशा दिखाते हैं, मैं चलता जाता हूं। वो जो कहते हैं मैं मान लेता हूं। मुझे तनिक भी भय नहीं है। मुझे सेक्शन 25 का नोटिस आया, उन्होंने एक ऐसे वकील साहब दिलाए जो इतनी तसल्ली से मेरी बात को सुनते हैं और मेरा समाधान कर दिया। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि इस युग में जहां कई एडवोकेट्स लाखों रुपए की फीस मांगते हैं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, लाखों रुपए की फीस मांगते हैं, वहां एक मामूली कॉल बुकिंग चार्जेस के अंदर वो व्यक्ति इतनी सेवाएं देता है। कोई व्यक्ति मेंबरशिप का चैनल बनाता है ना, अपने मेंबरशिप चैनल पे महीने में एक वीडियो डालता है, दूसरा वीडियो डालता है, तीसरा वीडियो डालता है, बस 2-3 वीडियो से अधिक नहीं डालते हैं। उस समय मेरी परिस्थितियां विकट थी। मैंने जब उनके चैनल को ज्वाइन किया तो ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने कैसे नोटिस बनाते हैं, इस तरीके से बनाया है कि कोई व्यक्ति अगर कॉल बुकिंग नहीं भी कर पाए ना, मेंबरशिप का चैनल लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। साथियों, में लोन डिफॉल्टर हूं, दुनिया की नजर में मैं अपराधी हूं। एनबीएफसी वालों को लगता है मैंने उनकी किडनी ले ली। मुझे इस तरीके से हैरान, परेशान, प्रताड़ित किया गया, पूछो मत। मेरे परिवार के अंदर जो माता पिता मुझे गर्व से अपना बेटा कहते थे, जो पत्नी हमेशा कहती थी कि मेरे हस्बैंड जैसा कोई नहीं, जो बच्चे अपने पिता को एक आइडल के रूप में देखना चाहते थे, आज उस पिता को अगर कोई रिकवरी एजेंट आकर 4 बातें सुना जाए ना, उस पिता को जीते जी वो पिता मर जाता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एडवोकेट नरेंद्र जोशी का, जिन्होंने मुझे एक राह दिखाई। एक लोन डिफॉल्टर के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकार कभी खत्म नहीं होते हैं। आप लोन डिफॉल्टर है, आप कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते मैं लोन नहीं भर पा रहा हूं तो मैं अपराधी नहीं हूं। इस चीज का एहसास दिलाया मुझे नरेंद्र जोशी ने। आप यकीन मान के चलना, करीब 300 के आसपास वीडियो है उनके, एक भी वीडियो मैंने उनका छोड़ा नहीं। 9.5 घंटे का लाइव किया था उन्होंने, 9.5 घंटे का लाइव, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था उन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरे विश्व में इंडिविजुअल लाइव इतना बड़ा कभी नहीं हुआ जितना उन्होंने किया। उनकी सादगी और कायरता का मैं परिचय हूं। जब मैंने गहराई में जाने की कोशिश की कि एक एडवोकेट जिसके पास 1000 काम होते हैं, वो कभी किसी कॉल को इग्नोर नहीं करता, बिना झुंझलाए लगातार जवाब देता है, लगातार बातचीत करता है, और फिर यूट्यूब पर आ जाता है और घंटों बोलता है, कैसे संभव है ये? तो यही सुना जब मैंने कि वह व्यक्ति भी एक विषम परिस्थिति और के चलते लोन डिफॉल्ट में हुआ। उसने कहा कि मैंने 2003 में जो लोन लिया, उस लोन का सेटलमेंट 2016 में 13 साल बाद कराया, और उस लोन के सेटलमेंट के बाद भी
उस व्यक्ति ने ढेरों लोन लिए और उन्होंने अपना खुद का सिविल स्कोर दिखाया जहां उस लोन को उन्होंने सेटल करना बताया था। साथियों, एक लोन डिफॉल्टर के रूप में आज मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी का गुणगान नहीं कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं आप तमाम लोगों को कि कॉल बुकिंग सर्विस के अंदर जब आप उनसे जुड़ेंगे ना, तो खुद के अंदर एक ऐसी ऊर्जा पाएंगे, एक ऐसी एनर्जी पाएंगे जिससे कभी आप अपने आप को जुदा नहीं कर पाओगे। और अभी तो स्टार कॉल बुकिंग का जो फार्मूला वो लाए है, यकीन मान के चलना साथियों, अगर वो चाहते तो एक एक लोन डिफॉल्टर से लाखों रुपया कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने मात्र स्टार कॉल बुकिंग में जो सुविधाएं प्रोवाइड किए, जिन सुविधाओं में बात करूंगा मैं, प्रायर नोटिस की, इंटीमेशन लेटर की, रिकवरी एजेंट लोन रिकवरी एजेंट नोटिस की, सेक्शन 25 का रिप्लाई, सेक्शन 138 का रिप्लाई, क्रिमिनल मैटर में जब 316 318 का नोटिस आया उसका रिप्लाई, लोन रिकॉल रिप्लाई, लोन डिमांड रिप्लाई, और उसके बाद आर्बिट्रेशन फर्स्ट रिप्लाई, आर्बिट्रेशन सेकंड रिप्लाई, आर्बिट्रेशन थर्ड रिप्लाई, अवार्ड रिप्लाई। यानी कि साथियों यकीन मान के चलना, और इसके अलावा लगातार ईसीएस हो, इस हिट हो तो उसके मैटर में कंप्लेंट, और सबसे बड़ी बात रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट का फार्मूला। टोटल देखो आप, टोटल 14 प्रकार के फॉर्मेट की सुविधाएं वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा एक जिन टॉपिक पर वो जानकारी देते हैं ना, वो अपने आप में बहुत ही यूनिक टॉपिक होते हैं। लोग कॉपी करते हैं उनको। आप सुन लीजिए, कॉपी किसको किया जाता है। शशिकांत जी कॉपी करते हैं अमिताभ बच्चन की, महानायक की। यानी कि जिसकी कॉपी की जाती है वो व्यक्ति अपने आप में एक शख्सियत होता है। लेकिन उनको देखकर कई यूट्यूबर अपने वीडियोस बना रहे हैं, अपने सारे मैटर तैयार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो कॉपी करके कॉपी का काम करेगा, यदि आप उससे जुड़ेंगे ना, तो केवल और केवल धोखा खाएंगे। मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी की कॉल बुकिंग से जुड़े हैं तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी की सर्विसेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, ये वीडियो लंबा तो जरूर है, लेकिन मेरे मन के अंदर जो दर्द था ना, आज उस दर्द को आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जब से मैं नरेंद्र जोशी से जुड़ा, आज मेरे परिवार में सुख है, शांति है, समृद्धि है। मैं अपना व्यापार, अपनी नौकरी को फिर से नए सिरे से जमा रहा हूं। 6 लोन को सेटल कर दिया, 9 लोन और बाकी है। मेरे पास पैसा नहीं था, सेटलमेंट लेटर आया, मैंने सोचा वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको और सेटलमेंट के ऑफर आएंगे। मैं यकीन मान नहीं सकता हूं कि एक व्यक्ति इतना जेन्युइन कैसे हो सकता है। मैं जब भी कॉल करता हूं, कॉल उठाया है, भले शाम को 6 से 9 का बताया है, लेकिन जब जरूरत होती है तो दिन में भी बात हो जाती है। केवल संडे का ऑफ रखते हैं। और इस मार्च महीने में तो गजब कर दिया है, अपने स्वास्थ्य को भी ताक पे रख के आप लोगों के साथ वो लाइव होते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, एक लोन डिफॉल्टर में के रूप में मैंने जो मान सम्मान प्रतिष्ठा खोई, आज मुझे वही प्रतिष्ठा वापस नजर आई है। गले में जब मैंने फंदा डालने का, लटक जाने का प्लान किया, इनकी कॉल बुकिंग से जुड़कर मैं आज पुनः जिंदा हुआ हूं। जब भी मुझे सेक्शन 25 का नोटिस आया, मुझे कोई तनाव नहीं। कोई भी नोटिस आया मैंने उनको भेज दिया। आर्बिट्रेटर ने तो हद कर दी थी, इंटरिम अवार्ड पास कर दिया था। लेकिन जब इंटरिम अवार्ड पे उन्होंने जब अपना ब्रह्मास्त्र बताया ना, यकीन मान के चलना साथियों, आर्बिट्रेटर ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी। और उनका एक ही कहना होता है, प्रायर नोटिस अगर आपने दे दिया, सेक्शन 25 का रिप्लाई दे दिया, सेक्शन 138 से नहीं डरे, आर्बिट्रेशन के रिप्लाई टाइम पे दे दिए और लोन रिकवरी एजेंट को इंटीमेशन लेटर दे दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपका लोन सेटलमेंट करने से रोक नहीं सकती है। इतनी जेन्युइन सर्विसेज मैं सोच भी नहीं सकता था। जब मैं नई कॉल बुकिंग में जुड़ा तो मैंने एक मैटर में कहा कि सर ये लोन वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और ये जो लोन है वो मेरे 30 लाख का है, आप इस पर प्लीज एक अलग से नोटिस बनाइए, आप जो कहोगे मैं फीस दे दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, फीस चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ पे जवाब भी नहीं देना है। मैं बड़ा अचरज में, उन्होंने कहा जवाब नहीं देना है। अरे मैं जवाब क्यों नहीं दूं, मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं नोटिस भेजना चाहता हूं। उन्होंने समझाया कि जवाब मत दो। मैं किसी लोकल वकील के पास गया, उन्होंने कहा मैं जवाब तैयार कर लूंगा। मैं वापस गया उनके पास,
मैंने उनको फ़ोन लगाया, एडवोकेट नरेंद्र जोशी को मैंने कहा कि आपने जवाब नहीं बनाया, मेरा पुराना लोन था और बड़ा था, तो मैंने एक वकील साहब को काम दे दिया। तब उन्होंने मुझे डांटा कि जब मैंने मना किया तुम जवाब क्यों बना रहे हो, अब जाके कहना अपने वकील साहब को कि मैटर आउट ऑफ लिमिटेशन है, इसमें नोटिस भेजेंगे, लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आया कुछ। मैं अपने वकील साहब के पास गया, मैंने कहा सर ये मैटर आउट ऑफ लिमिटेशन है। क्या बात की? अरे तो इसमें नोटिस भेजना ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे नया जीवन दान दिया है और आज एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़ने के बाद मैं अपने तमाम काम बड़े अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मैं इस लोन के दलदल से निकल जाऊँगा। मैंने न केवल उनकी कॉल बुकिंग ली है, अपितु तो स्टार कॉल बुकिंग ली है और इसके साथ ही मैं उनके यूट्यूब चैनल का मेंबर हूँ, क्योंकि उनकी एक भी वीडियो को मिस करना मेरी फितरत में नहीं है। और जब वो कहते मैं लाइव आऊँगा तो यकीन मान के चलना 1 घंटा पहले काम छोड़कर मैं बैठता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव में कोई भी व्यक्ति फोन करेगा उसको डायरेक्ट सजेशन दे देंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम मुझे नोटिस भेजना, मैं जवाब बना के भेज दूंगा। ऐसा ग्रेट स्वभाव मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। साथियों, मैं लोन डिफॉल्टर हूँ, दुनिया की नज़र में मैं अपराधी हूँ, लेकिन मुझे बचाने का जिम्मा मेरे कृष्ण, मेरे सारथी, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे सखा एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने लिया है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं लोन डिफॉल्टर हूँ। इस वीडियो में आज ये मत लेना कि ये एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो है, ये केवल मेरे दिल के उद्गार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग भी जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर एडवोकेट नरेंद्र जोशी के लिए यदि आप कोई वीडियो बना के भेजना चाहते हैं 2 मिनट 3 मिनट का, तो अपने फ़ोन को इस प्रकार आड़ा रखते हुए आप अपना वीडियो शूट कीजिए और एडवोकेट नरेंद्र जोशी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है वो बताइए। कोई फीस की बात नहीं है इसमें, क्या, क्योंकि कॉल बुकिंग तो उनकी बड़ी नॉर्मल है। तो आपने उनसे जुड़े और उनसे जुड़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिला, आप ऐसा वीडियो बना के यदि भेजोगे ना तो उन्हें भी खुशी होगी अपने चैनल पे डालने की। तो क्या मेरी तरह आप भी ये कर पाओगे? क्या आप मेरी तरह ऐसा वीडियो बना के भेज पाओगे? आप चाहो तो अपना नाम बताओ, आप चाहो तो अपना नाम न बताओ, लेकिन आपको उनसे जुड़ने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स रही। जैसे आज मैंने मेरी फीलिंग्स बताई है। आप 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितनी देर का वीडियो बना सकते हो, क्या आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी को बना के भेज सकते हो? अगर आपके जीवन में एक जरा सा भी परिवर्तन लाए तो आपका तो ये करना चाहिए कि आपको वीडियो बना के उनको भेजना चाहिए, क्योंकि लोगों को भी तो मालूम पड़े कि वास्तव में लोन डिफॉल्ट के मैटर में वो गलत जगह उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। वैसे एडवोकेट नरेंद्र जोशी की कथा मैंने आज कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली, लेकिन एक लोन डिफॉल्टर के रूप में कहूँगा वह एक माचो मैन है, एक परफेक्ट पर्सन है। अनसिक्योर्ड लोन के डिफॉल्ट में कोई ऐसा तीर नहीं है जिसको परास्त करने का ब्रह्मास्त्र उनके पास नहीं है। ये मेरा यकीन है, ये मेरा विश्वास है। अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी को पसंद करते हैं तो कमेंट्स में बताएं कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप उनके लिए कोई वीडियो शूट करके उनको भेजोगे और उनको कहोगे कि सर अपने चैनल पे इसको अपलोड कीजिए। उस व्यक्ति को भी तो खुशी हो ना जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए भिड़ने को तैयार है, जो आपके लिए सिस्टम के खिलाफ बात करता है, जो आर्बिट्रेटर को खुला बात करता है। ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी है जिसने आर्बिट्रेटर के खिलाफ बोलने का पहला काम किया। ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी है जिसने रिकवरी एजेंट को भेजने वाला वीडियो बनाया। ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी है जिसने ईसीएस को स्टॉप करने का तरीका बताया। ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी है जिसने जरूरत पड़ी तो कोर्ट्स के लिए बोला है। ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी है जिसने एनबीएफसी के खिलाफ बोला है। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको कभी भी सितंबर महीने से पहले आपको कोई यूट्यूबर ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि प्रायर नोटिस भेजिए, इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट बनाइए, आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब 4 बार भेजिए, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए, अपने इन
अपनी ईमेल आईडी में अपना स्पैम फोल्डर चेक कीजिए। आरबीआई ने कितनी ईएमआई भरने के लिए कहा हुआ है, न जाने कितनी यूनिक जानकारियां एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने दी है। अगर कोई भी यूट्यूब वाला ये कहता है ना कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो यूनिक है, तो एक बार उसके थंबनेल को देखो, उसका कंटेंट सुनो, फिर उस दिन किस दिन को वीडियो पोस्ट किया है उस दिन को देखो, उसका टाइम देखो, और फिर चले जाओ एडवोकेट नरेंद्र जोशी के पास यूट्यूब चैनल पे और देख लीजिए ये बात किसने कही थी। मैं दावे के साथ कहता हूं मैं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने करीब 106 यूनिक टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाए। मैंने तो चंद आपको गिनाए, चंद गिनाए। रजिस्टर्ड पोस्ट की बात भी एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने कही थी, उसके बाद सारे लोग कहने लगे। मेल करने की बात ही नहीं करता एडवोकेट नरेंद्र जोशी प्रायर नोटिस के अंदर। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के बारे में मैं जितना कहूं मुझे कम लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी सुविधाएं लोगों को दी है, लोगों को आत्महत्या से बचाया है, दुखी लोगों को जीने की एक नई उम्मीद दी है, फिर से नए सिरे से खड़े होने की बात कही है। उनका कहना है, क्या कहना है कि लोन के दलदल में चाहे किसी भी रूप से फंसे हो, डरो मत, घबराओ मत, और अपने जीवन के बारे में गलत तो बिल्कुल मत सोचो। अगर तुमने सोच लिया गलत तो तुम्हारे बच्चों का कल क्या होगा। और जब हम कोई भी तकलीफ उनको कहते हैं ना, वो कहते हैं मैं हूं ना। बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहते हैं मैं हूं ना। साथियों, एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रायर नोटिस में ब्रह्मास्त्र है, जिसके इंटीमेशन लेटर में शब्दों की धार है कि किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है कि उनके रिकवरी नोटिस पर साइन कर ले। व्हाट्सएप नोटिस आपने जिंदगी में सुना था? अरे व्हाट्सएप नोटिस बनाया उन्होंने। कोई रिकवरी एजेंट ये कहे कि मैं घर आ रहा हूं तो उसको व्हाट्सएप कर दो। फोन पे बात कैसे करते हैं? तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के एक साथी है चिंतन भाई, जितेंद्र जी शर्मा, शमशाद जी और न जाने कितने साथी, उन्होंने बताया कि कैसे बात करते हैं। ऐसी यूनिक जानकारियां। अरे सेक्शन 25 का पोस्टमार्टम वीडियो घर बैठे कैसे निपटा है। कंपनियों के फर्जी नोटिसों का पोस्टमार्टम करते हैं वो व्हाट्सएप स्टेटस पे। बात यही है, देख वही सकता है जो उनके यूट्यूब चैनल का मेंबर हो या उनकी कॉल बुकिंग में शामिल हो। मतलब 10-10, 15-15, 50-50 नोटिस दे रहे हैं सिर्फ कॉल बुकिंग में। यह कैसे संभव है और कैसे ये इंसान ऐसा कर लेता है? मैं आज भी सोचता हूं किस मिट्टी का बना हुआ है ये इंसान जो लोगों के दुख दर्द को इतनी गहराई से समझता है। साथियों, माफी चाहूंगा, आज का जो लोग मैं लोन डिफॉल्टर के रूप में वीडियो बना रहा हूं, लेकिन तारीफ किसी और शख्स की कर रहा हूं क्योंकि उस शख्स ने मुझे जीवन दान दिया है। तो मैं यकीन मानता हूं तो आपको भी तो दिया होगा, दिया है ना? तो आपका फर्ज बनता है एक अच्छा कमेंट्स नरेंद्र जोशी के सम्मान में करें कि आप उन्हें क्या मानते हैं। और यदि आप बना सकते हो तो मेरी तरह एक वीडियो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के लिए बनाओ जो वो अपने चैनल पे पोस्ट करे, ताकि दूसरे लोगों को भी तो मालूम पड़े कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी क्या है, उसका कंटेंट क्या है। और अभी आज मैंने एडवोकेट नरेंद्र जोशी से बात की थी, उन्होंने कहा है कि मैंने 105 सब्जेक्ट पे मुझे वीडियो बनाने हैं और मैं बनाऊंगा और बना के बताऊंगा। यकीन नहीं होता है साथियों, एक इंसान इतनी मेहनत कैसे कर लेता है। मार्च महीना तो उन्होंने कहा मैंने पूरा समर्पण कर लिया। तो मैं आज तमाम साथियों को यह कहूंगा कि लोन डिफॉल्ट हो गए साथी, हम लोन डिफॉल्ट हो गए, विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के होते हो गए। कोई गुनाह नहीं किया है, कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने पहली बार यूट्यूब चैनल पे बताया था कि पूरे भारत में कितने विलफुल डिफॉल्टर है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अनसिक्योर्ड लोन के दलदल में धंसे हो जिस तरह मैं फंसा हूं, तो मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी से मैंने संपर्क किया, उन्होंने सारे रास्ते खोले कि किस तरीके से आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं और इस पूरे दलदल से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने पूरी बात की। तो मेरे मन में जो ख्याल थे कि मैं लोन डिफॉल्टर हूं, मैं गलत इंसान हूं, मेरे मन में जो बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, मैं घर परिवार छोड़ के जाने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, रिकवरी एजेंट आके घंटों बैठे रहते थे मेरे घर पे, कंपनियों के ऐसे ऐसे नोटिस आते थे पूछो मत।
लेकिन आज मैं तनाव मुक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे सारथी एडवोकेट नरेंद्र जोशी है। और ये वीडियो आज मैं लोन डिफॉल्टर भले ही हूँ, लेकिन सम्मान में एडवोकेट नरेंद्र जोशी के। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और इस वीडियो पे क्या कहना है ज़रूर कहे। थैंक यू सो मच। मेरी सिविल खराब थी ना, सिविल खराब हो रही है, सिविल अच्छी थी तभी तो लोन दिया था। अब मुझे क्या तनाव है? मुझे प्री अप्रूव्ड लोन दिए थे, अब मेरी स्थिति नहीं है, मैं नहीं भर पा रहा हूँ। जब भरने की इच्छा होगी, जब पैसा होगा तब भरूंगा। अब मुझे तनाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे सारथी है और वो अपने आप में 1000 ब्रह्मास्त्र के बराबर है। बस वो कुशल रहे, यही दुआ और कामना करता हूँ मैं। और आपसे तो छोटा सा डिमांड की है, एक कमेंट्स जो आप उनके बारे में सोचते हैं। दूसरा, यदि एक वीडियो बना के उनको भेज सकते हो तो बना के भेजो। अगर आप परवाह नहीं करते हो किसी चीज़ की, बना के भेजो, ताकि और लोगों को भी जीवन जीने का एक आधार मिले। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।